फौजी भाइयों की पतंगबाजी। वो 14 अगस्त की रात थी, जहां सैकड़ों जवान फौजी सरहद की सीमा में बने शिविर कैंप में बैठे हुए 15 अगस्त के ऊपर एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे थे। सभी अपने घरों को प्रस्थान करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। अभिमन्यु नाम का एक फौजी, जो बाकी फौजियों का कैप्टन था, गुनगुनाते हुए कहता है, है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को पैगाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ओहो, आपा देखकर वेख्या ही नहीं जो साढ़े पर जनरल अभिमन्यु नु गाना नहीं आंदा सी। क्यों हैप्पी सिंह जी, क्या फौजियों के सीने में दिल नहीं होता? पूरे 6 महीने बाद हम सभी फौजियों की फौज घर लौट रही है। कल 15 अगस्त की रोज हम सभी अपने घर पर होंगे। सभी फौजी 15 अगस्त के ऊपर चर्चा ही कर रहे थे। तभी उनके हेड जनरल हेगडेयर आकर कहते हैं, कैप्टन अभिमन्यु, सभी फौजियों का घर लौटना रद्द हो गया है। अभी शोधकर्ता के द्वारा खबर मिली है कि कुछ घुसपैठियों का काफिला सरहद पार आ चुका है, जिनका मकसद कल 15 अगस्त की होड़ में हमारे देश भारत पर बड़ी तादाद में बमबारी करने का है। सभी फौजी ये खबर सुनकर बेहद हताश होते हैं। फिर कैप्टन अभिमन्यु कहता है, सर, चाहे जो भी हो, हम फौजी अपने देश की आन बान और शान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। कैप्टन अभिमन्यु का छोटा भाई विक्रम कहता है, कितने ख्वाब देखे कि कल 15 अगस्त पर परिवार से मुलाकात होगी, पूरा दिन पतंगबाजी होगी। विक्रम, हम फौजियों की खातिर फर्ज से बढ़कर और कुछ नहीं। ये देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा करने के बाद से सारे रिश्ते नाते एक फौजी के फर्ज के बाद हैं। सभी फौजियों की आंख नम देखकर फौजी हैप्पी सिंह कहता है, ओए पापा, घर नहीं जा सके तो की हो या? आज रात ऐसा सरहद तो ही महफिलें जमा देनी है। और रही गल, कल 15 अगस्त थी ते आपा सरिया 15 अगस्त की जश्न मनाएंगे, पतंग भी उड़ाएंगे और मजा भी करेंगे। सभी फौजी 15 अगस्त की एक रात पहले जश्न मनाते हैं, जिसमें कोई सुरों का संग्राम छेड़ता तो कोई लड़कियों का स्वांग रचाकर सभी को हंसाता, जिसके साथ 15 अगस्त की सुबह की सुनहरी बेला दस्तक देती है और जनरल हेगडेयर सभी फौजी को मुबारकबाद देकर कहते हैं, सरहद के सभी जवानों को मेरी ओर से 15 अगस्त की खूब सारी बधाई। तभी फौजी शमशेर कहता है, अल्लाह, हमारे भारत पर आज के इस 15 अगस्त को अपनी नेमत बनाए रख। एकाएक सभी फौजियों की नजर एक संग सजे धजे शिविर पर पड़ती है और जनरल हेगडेयर कहते हैं, मेरी ओर से इस 15 अगस्त की खातिर आप सभी फौजियों के लिए उस शिविर में कुछ खास रखा है। सभी फौजी जैसे ही शिविर में घुसते हैं तो वहाँ अनेकों तिरंगे रंग में लिपटी हुई कई सुंदर पतंग दिखाई पड़ती हैं, जिसे देख खुशी के मारे फौजियों की आंखें नम हो जाती हैं। तोहफा पसंद आया? पर सर, ये सारा बंदोबस्त किसने किया? कैप्टन अभिमन्यु, सरहद के सभी जवान एक दूसरे का परिवार होता है। मैंने कल रात आप सभी के चेहरे पर मायूसी देखी। जानता हूँ कि फौजी को सर्वप्रथम फर्ज की पुकार को सुनना होता है, मगर फिर 15 अगस्त सभी को सामान्य आजादी प्रदान करता है। आप सभी के 15 अगस्त में पतंगबाजी करनी थी, इसलिए ये आप सभी के खातिर मैं आपके चेहरे पर यही बुलंद मुस्कान देखना चाहता था जो कल खो गई थी। ये सुनकर फौजी शमशेर का दिल भर आता है और वो कहता है, तो ये सारा पुख्ता इंतजाम आपने हम फौजियों की खातिर किया है ताकि हम 15 अगस्त में पतंगबाजी कर सकें। ओहो मित्रा, ओ मेरे भाई, ओ मेरे प्राण ने किन्ने सवाल पूछेगा, छेदी छेदी हो, तैयार हो जाओ, आपानू पतंगबाजी करनी है। जहां एक ओर सारा देश अपने घरों में 15 अगस्त को ऐशो आराम के बीच मना रहा था, वहीं दूसरी ओर सरहद पर तैनात सभी फौजी 15 अगस्त की शुरुआत तिरंगा झंडा फहराकर परेड करते हुए भारत की शान को साझा कर रहे थे, जिसके बाद सारे फौजी पतंगबाजी की चहल पहल शुरू करते हैं। ओ विक्या शमशेरा, अब तो ऊंची हैप्पी द पतंग आएगी। अरे इतनी भी क्या होड़ है, अभी तो पतंगबाजी शुरू ही हुई है, देखते हैं किसकी पतंग बुलंदियां छूती है। अरे सबसे ज्यादा तो कैप्टन अभिमन्यु की पतंग परवान चढ़ा है। पतंग की संग संग मानो सभी फौजी पपीहा के जैसी आसमान में उड़ान भर रहे थे
उनके चेहरे पर बड़ी बुलंद मुस्कान बिना किसी शब्द के भी साफ जाहिर हो रही थी। तभी शमशेर हैप्पी की पतंग काट देता है और पतंग को नीचे गिरता देख जनरल हेगडेयर अपना हाथ आगे बढ़ाकर पतंग को थाम लेते हैं। ओ धन्यवाद सर जी, आपने मेरी पतंग बच ली। हैप्पी, यह पतंग तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। यह जमीन पर गड़ा हुआ सुशोभित होता है, गिरा हुआ नहीं। ओ सर जी, इसी बात पर एक शेर याद आ गया। अच्छा तो सुनाओ फिर। अर्ज किया है, पतंग के बिन जैसे 15 अगस्त का अधूरा आसमान है, पतंग के बिन जैसे 15 अगस्त का अधूरा आसमान है, वैसे ही तिरंगे के बिन अधूरा हिंदुस्तान है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अरे शमशेर ने खबर नहीं थी कि शमशेर के अंदर शायर मौजूद है। जनरल साहब, आप भी हम फौजियों के संग पतंगबाजी में शामिल क्यों नहीं हो रहे? देखिए कैसे हमारी पतंग परवान चढ़ रही है। अब तुम सभी इतने प्यार से कह रहे हो, एक बार पतंगबाजी तो करनी बनती है। सभी फौजी एक साथ मिलकर पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंगबाजी में किसी की पतंग परवान चढ़ती तो किसी की पतंग कटती। सभी फौजियों की पतंग आसमान में लहरा ही रही थी कि उसी पल अशरफ नाम का एक घुसपैठिया उनकी पतंग पर निशाना साधकर उन्हें जमीन पर गिराकर कहता है, अरे बस 15 अगस्त पर तुम फौजियों को जितनी पतंगबाजी करनी थी तुम कर चुके। अब इस जमीन हमारा परचम लहराएगा। सभी फौजी पतंग की डोर छोड़कर अपनी बंदूकें उठाकर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे दूसरी दल के घुसपैठिए घायल हो जाते हैं और सभी फौजी अशरफ को बंदी बनाकर कहते हैं, देख ले अशरफ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अब भी तिरंगा परचम बनकर लहरा रहा है। जंग को जीतने की खुशी में सारे फौजी बेहद खुश होकर कहते हैं, हम सभी ने इस जंग पर फतेह हासिल कर ली है। इसी खुशी में 15 अगस्त को हम फौजी भाई क्यों न इसको पतंगबाजी से जाहिर करें। 15 अगस्त पर जीत की खुशी में सभी फौजी अपने 3 रंग में रंगे पतंग के साथ एक बार फिर उड़ान भरते हैं। जी बाजी, अरे पतंगबाजी का असली मजा तो दुश्मनों को मात देकर महसूस हो रहा है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में पतंग नहीं बल्कि हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, क्योंकि ये पतंग भी तिरंगे के रंग में लिपटी हुई है। हाँ, सोचा था कि 15 अगस्त को परिवार में मनाएंगे, मगर ये 15 अगस्त और ये पतंगबाजी हम फौजियों को हमेशा याद रहेगी। सभी फौजी हंसी ठिठोली करते हुए 15 अगस्त की रोज देर शाम तक पतंग लहराते हैं, जिसके बाद वो झुंड बनाकर बैठकर एक दूसरे का दिल बहलाते हैं। ओ आज 15 अगस्त पर देश खुशियां बांट रहा है और हम सब इतनी जल्दी थक हार कर बैठ गए। ओ देश की शान में ही कुछ गालो दोस्तों। अरे दोस्तों, विक्रम सर की आवाज बड़ी बुलंद है, एक गीत तो बनता है। आज का गीत मेरे तमाम फौजी भाइयों के लिए। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हर प्यार माँ की तड़पन है, पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सभी फौजी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फौजी विक्रम के गीत की सराहना करते हैं। ओए वाह सर जी, की शब्द सी होर कितनी बुलंद आवाज सी, थोड़ी उन कुछ मीठा हो जाओ। हैप्पी सिंह सभी को मिठाई बांटकर कहता है, ओ लो जी सर जी, पिन्नियां खाओ, मेरी बोटी चित्तों ने बनाई है। शुक्रिया हैप्पी, वाकई भाभी जी के कारण आज 15 अगस्त पर हम फौजियों का मुंह मीठा हो सका। 15 अगस्त की रात पूरा आसमान पटाखों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, मगर फौजियों की निगाह आसमान में उड़ रहे पतंग पर थी, जिसके चारों ओर तिरंगे झंडे की रोशनी चकाचौंध हो रही थी। तो दोस्तों, फौजियों का 15 अगस्त इसी पलछिन के साथ समाप्त होता है। चुड़ैल का तरबूज रस हैंडपंप। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज, तरबूज तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, रुक जा जरा, बता तो सही कैसे दे रही है तरबूज? माँ जी 40 रुपए किलो बेच रही हूँ, बताओ कितना तोल दूं? गर्मी में तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है, चल 2 किलो तरबूज तोल दे। शीतल 2 किलो तरबूज बूढ़ी औरत को देकर बाकी के तरबूज आगे बेचने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद
आगे जाकर अचानक से उसकी तरबूज की रेडी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके सभी तरबूज रेडी से नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी में ये तरबूज भी रास्ते में ही गिर गए। ऐसा कहकर शीतल अपने खरबूजों को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक बहुत तेज कार आती है, जिसके बाद शीतल का उस कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। शीतल एक्सीडेंट के दौरान बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे इस हैंडपंप से पानी पिला दो। शीतल को अपनी बंद आंखों से सामने एक हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके बाद वो रेंग रेंग कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। एक तरफ शीतल की रेडी के सभी तरबूज यहाँ से वहां बिखर जाते हैं, तो दूसरी तरफ बेचारी शीतल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी शीतल को उसकी आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऊपर से अब मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, तो क्यों ना चुड़ैल होने का कुछ फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को एक तरबूज का रस वाला हैंडपंप बनाया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने एक जूस वाले हैंडपंप का आविष्कार कर ही दिया। अब मैं इसके जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है। आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक खास चीज है। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आखिर मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकालवा कर पिया था, वो वहीं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डालूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी तरह गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी नहीं बचेगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसी सुबह होती है, वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें, कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी। हमारे गांव में जो हैंडपंप है और उसमें से जो तरबूज का जूस निकलता है, वो एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा? हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे प्रभु, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे ही गांव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर हमें पिला रही है।
अब हम उस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई तो उपाय होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उन्हीं के पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं, अभी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उस औरत की उस जगह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ वहां भटकने लगी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हैंडपंप को ही एक तरबूज का जूस वाला हैंडपंप बना दिया। अब चुड़ैल गांव के लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है, क्योंकि मरते समय वो सभी से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों को चुड़ैल को भगाने का उपाय बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है, चुड़ैल उनसे कहती है, गांव वालों, तुम क्या यहाँ जबरदस्ती मरने आए हो क्या? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं दिला सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान भुगतोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहां से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है, शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था, ताकि उसे मुक्ति न मिले। और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया, हैंडपंप के साथ साथ उसकी लाश भी जल गई और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करें, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। बिलासपुर गांव में रितु अपने पति राज के साथ रहती थी। वो लोग ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। राज इतना कमाता था कि हर रोज उसका घर चल जाता। देखते ही देखते अब रितु प्रेग्नेंट हो जाती है। रितु ये खुशी अपने पति राज को बताना चाहती थी। शाम को राज घर आता है और हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठता है कि तभी रितु वहां आती है और उससे बोलती है, राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और खुशी से रितु को अपनी गोद में उठा लेता है और झूमते हुए उससे बोलता है, रितु, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब हमारी सारी कठिनाई और परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा जी, भला वो कैसी? देखो, अगर हमारा लड़का हुआ तो हमें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर लड़की हुई तो? अरे यार, लड़की का नाम मत लो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतना कहकर राज खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और इस तरह रितु को एक सुंदर सी लड़की हो जाती है। ये बात जब राज को पता चलती है तब वो खुद से बोलता है, हे भगवान, पता नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो सोचा था कि एक लड़का होगा और वो लड़का हमें इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक मनहूस पैदा हो गई। अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इस तरह राज अपनी बेटी मीनू से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो आए दिन अपने काम पर से आता और अपना खाना खाकर सो जाता। वो अपनी पत्नी से बात करता, लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं। देखते ही देखते अब 4 साल गुजर जाते हैं। मीनू 4 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसे अपने पिताजी का प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रितु एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात फिर से वो अपने पति राज को बोलती है, राज, मैं एक बार फिर आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं राज। रितु की ये बात सुनकर राज को खुशी तो होती है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और अपनी पत्नी से बोलता है, रितु, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इस बार तुम लड़का ही देना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर रितु कुछ नहीं बोलती और राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राज अब अपनी ड्यूटी करता, वहीं दूसरी तरफ रितु अपनी बेटी मीनू को संभालने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती। ऐसे ही एक बार 9 महीने बीत जाते हैं और इस बार उसे एक बेटा होता है।
जब ये बात राज को पता चलती है तो वो फूले नहीं समाता और खुशी से झूम उठता है। वो अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर नाचने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ऋतु, तुमने मुझे बेटा देकर बहुत खुशी पहुंचाई है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? आज तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। राज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बस राज, तुम मीनू को एक पिता का प्यार दे दो। वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो मुझसे हमेशा पूछती है, माँ, पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते? लेकिन मैं उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर उसके सवालों को काट देती हूँ। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। ऋतु ये समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देगा और बेचारी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को पकड़ लेती है। उसी रात जब ऋतु अपनी बेटी मीनू और अपने बेटे रोहन के साथ सो रही थी, तभी राज उठता है और मीनू को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। मीनू सो रही थी और राज मीनू की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन लड़की एक बोझ होती है। वो घर से पैसा लेकर जाती है, लेकिन बेटा घर में पैसा लेकर आता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकूं और तेरी शादी करवा सकूं। इसलिए आज मैं तुझे खुद से और तेरी माँ से दूर कर रहा हूं। इतना कहकर राज मीनू को एक बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसी सुबह होती है वैसे ही ऋतु की नजर अपने बच्चों की तरफ जाती है, जहां वो अपनी बेटी मीनू को नहीं देखती और उसको अपने पास न पाकर वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन मीनू उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रोते हुए राज के पास आती है और उससे बोलती है, राज, मेरी बेटी मीनू नहीं मिल रही। तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो ऋतु, मैं अपनी बेटी मीनू को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तब वो अपनी पत्नी ऋतु से बोलता है, ऋतु, हमारी बेटी मीनू को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसको कोई चुरा कर ले गया है और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर ऋतु पागल जैसी हो जाती है और रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू कूड़े में बैठकर खेल रही थी कि तभी मीनू के ऊपर एक अमीर इंसान वैभव की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर वो खुद से बोलता है, राम 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 राम, इस बच्चे को कूड़ेदान में किसने फेंका है? पता नहीं कौन इतना बेशरम है कि अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन उसे पालने की औकात नहीं रखी। मैं ऐसा करता हूं, इसको अपने घर ले जाता हूं। इतना कहकर वैभव मीनू को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ये देख कि वैभव 4 साल के बच्चे के साथ आया है, राधा उससे पूछती है, वैभव जी, ये बच्ची किसकी है और ये आपको कहां से मिली? वैभव उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, इस बच्ची के माँ बाप ने ही इसको कूड़े में फेंक दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी बेटी है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस तरह अब राधा मीनू को अच्छी परवरिश देने लगी और इस तरह अब वो 19 साल की हो चुकी थी। मीनू अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगी। मीनू अब एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन गई। वो गांव जाकर और लोगों की मदद करती, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। ये सब देख राज को बहुत ही दुख हुआ और वो अफसोस करता हुआ खुद से बोलता है, काश मैंने अपनी बेटी को न फेंका होता तो आज मेरी पत्नी इस तरह पागल न होती। ऋतु पागलों की तरह कर रही थी। वो कभी खुद के बाल नोचती तो कभी इधर से उधर ताली मारते हुए दौड़ती। राज खुद से बोल ही रहा था कि तभी मीनू की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पिता को पहचान लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राज थोड़ा अचंभित होता है और उससे बोलता है, बेटा तुम कौन हो? पिताजी, मैं वही हूँ जिसको आपने 19 साल पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही टूट जाता है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और ऋतु उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिसके बाद ऋतु को सब कुछ याद आ जाता है और अब मीनू अपनी असली माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रहने लगती है।
चुड़ैल की खूनी रोटियां। तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी, तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी छा रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मड़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय? तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है। अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह, सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया? बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली फुर्ती से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकलकर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है। अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहां जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है? जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो। जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदल कर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। ओए वीरो, कि आज रोटी शोटी खाना तो विचार नहीं हैगा। चलो छेदी छेदी आ जाओ। फंस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे, इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी, शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए, मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है। अरे अरे सरदार जी, खाते वक्त बात नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफाचट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे की होया? तुम सरेआनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है, जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा कैसे बचावा अपने मित्रानू? सरदार जी, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? चुड़ैल जी, मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी। तुसी मेरी जान बख्श देओ। कद 6 फुटिया लेकिन अकल शक्ल से एकदम फट्टू है तू। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुसी मेरी नाल की जान दे हो। तुझे मेरी मदद करनी होगी, मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ मढ़ई में ढाबा खोले बैठी थी। वह बेहद सस्ता खाना बेचा करती थी।
जिसके चलते उसकी बेहद अच्छी कमाई होती थी। अरे मंजरी बहन, जरा जल्दी से खाना दे दो, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची हुई है। अरे हाँ बबलू भैया, अभी लाई। मंजरी झटपट से तवे की रोटी सेक कर खाने की थाली भरकर बबलू के आगे परोसती है और बबलू उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, जिसे देख वहाँ बैठा एक अमीर आदमी बोलता है, अरे तुम मूर्ख औरत हो क्या? भट्टी की आग में धधक कर ये रोटियां सेक कर इतना सस्ता बेच रही हो? ऐसे कितना कमा पाती हो? अरे साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं सस्ती रोटियां इसलिए बेचती हूँ जिससे कि गांव के गरीब लोग इससे पेट भर सके। भले ही उससे 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन दुआएं तो भरपूर मिलेंगी। मानना पड़ेगा, आज के जमाने में ऐसी बड़ी सोच। हर दिन के साथ मंजरी के हाथों की रोटियां खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी भी दुगनी होने लगती है। पर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उसकी गुमटी के आगे रुकती है, जिसमें से एक सूट बूट पहना रईस इंसान निकलता है। सुनो 2 टके की छोकरी, अपना ये चूल्हा चौका और ये जली भुनी रोटियां उठा और रफा दफा हो। आप मुझे मेरी जगह से निकालने वाले होते कौन हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी, आगे बढ़ो और बुलडोजर चढ़ा दो। तेजी से आ रही बुलडोजर मंजरी की आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। तुम अमीर अपने आप को क्या समझते हो? ये ढाबा मेरे सालों की मेहनत का फल था, मेरी जीविका का एकमात्र सहारा था। नाली के कीड़े, गरीब भिखारी, तुम लोगों को पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत छिड़ जाती है। तभी विक्रम उसे जोर से धकेल देता है और बुलडोजर के नुकीले हिस्से की दरांती उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। और उसके चलते मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उस विक्रम बजाज को मौत के घाट उतार कर ही यहाँ से जाऊंगी। तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। लखविंदर दौड़कर विक्रम को हादसे की जगह पर ले आता है। लखविंदर, तुमने तो कहा था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता है। तभी जोर शोर से आंधी चलने लगती है और लखविंदर वहाँ से भाग चलता है। तभी चुड़ैल विक्रम का गला दबोच कर कहती है, मरेगा, अब तू मरेगा। तेरा इस जमीन पर होटल का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था? हाँ, ये मुझ चुड़ैल का ही छलावा था। अब तुझे भी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खानी पड़ेंगी। विक्रम के कदम खौफ से पीछे भागने लगते हैं कि चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी काली सिद्धियों से विक्रम पर सैकड़ों रोटियां और धधकते ज्वाला की बौछार करती है, जिसके चलते विक्रम का शरीर छिल जाता है। माफ कर दो मुझे, मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तुझे बख्श दूं? कतई नहीं। तूने मेरी रोटियों का धंधा चौपट किया था, तेरी मौत तो आज होकर रहेगी। चुड़ैल उसका गला ताड़ ताड़ करके उसकी खोपड़ी को जल रहे चूल्हों की लपटों के हवाले करके अपना इंतकाम पूरा कर लेती है और एक बार फिर उस जगह पर चुड़ैल ढाबा सजाकर रोटियां बनाकर अनजान गरीबों को पेट भर रोटियां खिलाया करती है। जादुई आइसक्रीम का पेड़। दूर दराज ढोलकपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां के रहने वाले निवासी एक दूसरे के प्रति अच्छा रुझान रखते थे। गांव का प्रधान था चिंटू पांडे, जो गरीब तबके के लोगों को अपने पैरों के तलवे के नीचे रौंदने का काम किया करता था। सांझ का समय हो चला था, सभी के बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम का ठेला लिए गांव के मैदान से गुजरते हुए कहता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम वाला, आओ नन्हे मुन्ने बच्चों, उठाओ बर्फ से बने आइसक्रीम का भरपूर आनंद, आइसक्रीम आइसक्रीम। गांव के गरीबों के बच्चों के मन में आइसक्रीम खाने की आस साफ झलक रही थी, मगर हाथ में पैसे नहीं थे। तभी चिंटू पांडे वहां आकर कहता है, अरे ओ आइसक्रीम वाले, जरा जल्दी से हमारे शहजादे को आइसक्रीम तो खिला। अरे तू देरी क्यों साध रहा है? इन गरीब के पास आइसक्रीम खरीदने का दाम नहीं जो भिखारी अपने इन पिल्लों को आइसक्रीम दिला सकें। बेटा, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? चोकोबार, वेनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर ये काजू रबड़ी की बनी कुल्फी? मेरे पास सब तरह की आइसक्रीम है। मुझको ये सारी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला चिंटू पांडे के बेटे के हाथों में सभी तरह की आइसक्रीम थमा देता है। उसे यूं आइसक्रीम खाता देख सामने खड़ा रूप और मंटू नाम के 2 नन्हे दोस्तों का जोड़ा कहता है,
मंटू, मुझे तो ये काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, मगर मैं जब भी माँ बाबूजी से आइसक्रीम खरीदने को कहता हूँ तो न जाने क्यों वो मेरी बात टाल देते हैं। एक तो आइसक्रीम गर्मियों में ही खाने को मिलती है, उसमें भी हमको कोई आइसक्रीम नहीं दिलाता। एक इस लकी की किस्मत है जिसके पास एक साथ इतनी सारी आइसक्रीम है, और एक हमारे हाथ जो एकदम छूछे हैं। ले 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 मंटू और रूप को आइसक्रीम खानी है। हाँ, हमारा भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, क्या आप हमें आइसक्रीम दिलाएंगे? हाँ क्यों नहीं, ये देखो जमीन पर कितनी सारी आइसक्रीम टपक गई है, इसे ही जीभ लगाकर चाट लो। उसके आते ही नन्हे बच्चे कहते हैं, रूप कितना भला होता ना, अगर आइसक्रीम भी पेड़ों पर फल के जैसी उगती तो हम बिना पैसे के ही उसे तोड़कर खा लेते। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपने घरों की ओर चल देते हैं। तभी गांव के प्रांगण के बीच खड़े पुराने वृक्ष के भीतर से वृक्ष देवता बाहर आकर कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता मानव, आपकी कलम की स्याह ने कैसा क्रूर प्रधान इस गांव पर नियुक्त किया है, जिसे बालकों के मनसा का कोई अनुभव नहीं। एक आइसक्रीम की खातिर कितनी कुढ़न थी इन बच्चों के भीतर। ये बच्चे बालकपन में मुझसे आइसक्रीम के पेड़ों की मांग कर रहे हैं, इसलिए अब मुझको ये करना ही होगा। वृक्षदेव नन्हे रूप के घर के आगे अपनी जादुई शक्ति के प्रभाव से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाकर अपने पेड़ में समा जाते हैं। सवेरे रूप आंख मलते हुए घर की चौखट पर आता है तो वो अनेकों रंग बिरंगी आइसक्रीम से लदा पेड़ देखकर दंग रह जाता है और माँ को पुकारते हुए कहता है, आइसक्रीम का पेड़? माँ जल्दी आओ, माँ देखो हमारे घर के द्वार पर आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ है। रूप की माँ मालती घर के भीतर से दौड़कर जैसे ही बाहर आती है, वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये कैसा जादू है? भला आइसक्रीम का पेड़ कैसे उग सकता है? ये सच है या एक सपना? मालती और रूप आइसक्रीम के पेड़ के पास आकर उसे एक टक निहारने लगते हैं। माँ जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम तोड़ के दो ना, लालच की मारी मेरी जीभ लपलपा रही है। मालती पेड़ की डाल से एक आइसक्रीम तोड़कर अपने बेटे रूप को खाने को देती है। तभी उस खाली जगह पर फिर एक आइसक्रीम उगाती है। अरे ये तो सचमुच में एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ है। गांव में रहने वाले सभी गरीबों की दशा एक समान है, सभी के बच्चे आइसक्रीम खाने को तरसते हैं। आज जादुई आइसक्रीम के पेड़ से उन सभी की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मालती गांव के बीचों बीच खड़ी होकर थाली बजाते हुए कहती है, सुनो 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 गांव वालों, हमारे गांव की जमीन पर जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाया है। सभी अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के पास आ जाओ। सभी मालती के द्वार पर लगे घने जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तभी भोला मंटू आइसक्रीम खाने का रुझान दिखाकर कहता है, मालती चाची, मुझे आइसक्रीम की डाल पर उगी चोकोबार और साथ में मैंगो आइसक्रीम भी दे दीजिए। हाँ मंटू, इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आज तुम सब जी भर कर आइसक्रीम खाओगे। बच्चे जादुई आइसक्रीम के पेड़ पर लगी आइसक्रीम को चाव से खाने लगते हैं। जादुई आइसक्रीम के पेड़ के चलते मानो सभी बच्चों के मन चहक उठते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है, मगर जैसे इस बात की खबर चिंटू पांडे के कानों में पड़ती है, वो कहता है, अरे कैसे हो तुम सभी? किसी चीज की कोई कमी घटी तो नहीं है ना? अरे क्या बात है, एकाएक हमारे गांव के प्रधान चिंटू पांडे के सुर कैसे बदल गए? देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी बिल्कुल नहीं आती, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को मेरे हाथों बेचने का कितना दाम चाहती हो तुम मालती? मैं जानती थी कि तुम सौदेबाजी के लिए ही आओगे, मगर इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ में हम गरीबों के बच्चों की खुशियाँ सिमटी हैं। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ की तरह ठंडे दिमाग से सोच लो, इसका हर्जाना तुम तमाम गांव वालों को भारी पड़ सकता है। आज इस घड़ी मैं तुम सभी से अपने खेत खलियान से लेकर ईंट की भट्टी तक का सारा काम छीनता हूँ। चिंटू अपनी खोखली धमकी देकर वहां से चल देता है, जिसके बाद सीबू कहता है, अरे तूने क्या किया मालती? अरे इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से क्या हमारे बच्चे आइसक्रीम खाकर जिंदा रहेंगे? हमारा रोजगार तो छिन गया। रोजगार छीना नहीं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। देखो, हमारे गांव के आसपास सैकड़ों गांव बसे हैं, मगर ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ केवल हमारे गांव में उगा है। मौसम और दस्तूर दोनों हैं। इस गर्मी के महीने में हम सभी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचकर खूब कमाई कर सकते हैं। जादुई आइसक्रीम की बिक्री, ये तो एकदम सुनहरा व्यापार होगा। सभी जन मिलकर जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़ते हैं। तभी एक बार फिर जादुई पेड़ों की खाली डाल आइसक्रीम से लबालब भर जाती है। शायद इस जादुई आइसक्रीम के बीज
इससे भी किफायती हैं। एक ही झटके में खाली डाल पर आइसक्रीम से लद गई। गांव के हर एक जन हर दिन जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचा करते थे, जिसे उन्हें खूब आमदनी होने लगी थी। सभी के कच्चे मकान पक्के घरों में ढल चुके थे, जिसकी खुशी में मालती कहती है, गाँव वालों, आज हम सभी के कच्चे घर की छावनी पक्की मकान की नींव में ढल गई है। जश्न तो बनता है, आज हम भी आइसक्रीम खाएंगे। सभी जन जादुई पेड़ पर उगे आइसक्रीम में से अपनी पसंद की आइसक्रीम का चयन करके बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। मालती, पूरा गांव आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहा है, फिर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? शिबू, मुझे आइसक्रीम में मटका कुल्फी के सिवा कोई भी दूसरी आइसक्रीम नहीं भाती। काश कि इस जादुई पेड़ पर मटका कुल्फी आइसक्रीम भी उगाती। मालती के ये शब्द कहते ही जादुई आइसक्रीम के पेड़ की जड़ से निकल रही चमक शाखा से लेकर तने तक उसे अपने लौ में समा लेती है, जिसके बाद जादुई आइसक्रीम के पेड़ की हर एक डाल पर मटका कुल्फी उग जाती है। अरे ये लो मालती, तुम्हारे मन की इच्छा भी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ ने पूरी कर दी। इस जादुई आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम अमृत मधु के जैसा है, तभी हमारे बाल गोपाल इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से चिपटे रहते हैं। आज तो हमारी भी जीभ को इस जादुई आइसक्रीम के तलब लग गई। अरे भले हम 55 की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं, मगर दिल तो बच्चा है जी। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं और सभी साथ मिलकर जादुई आइसक्रीम का स्वाद चखते हैं।